नमस्कार, जलवायु पत्रिका के मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 1 फरवरी को भारत सरकार ने आम बजट पेश किया था, जिसे अमृतकाल का पहला बजट कहा जा रहा है। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। सरकार ने अपने अपने ढंग से इसे डिफ़ाइन किया है। ज़्यादातर लोग इस बजट को मध्यम वर्ग का बजट बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा ये, और इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान दिया गया है। तो आखिर इस बजट में क्या नया है? क्या वाकई ये भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, या अमृतकाल का पहला बजट है और अमृतकाल के लिए हो सकता है कि ये बजट काफ़ी बेहतर साबित हो? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट विशाल तिवारी जी हैं। आज इनसे आम बजट पर कुछ बातचीत करेंगे। तो विशाल तिवारी जी, आपका स्वागत है जलवायु पत्रिका के मंच पर। नमस्कार अजय जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस चर्चा पे। और जैसा आपने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है और इससे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हम जैसे चर्चा बढ़ाते जाएंगे इस पर और विशेषज्ञता देखेंगे कि इसमें क्या क्या योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनता के लिए है, देश के विकास के लिए है। तो अब हम अपनी बातें बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कल जो बजट पेश हुआ है, इस बजट पे आप 2 लाइन कंक्लूजन के फॉर्म बोलिए कि आखिर इस बजट को हम अच्छा कहें या पहले से अपेक्षा और बेहतर नहीं है, या ये हो सकता है कि जैसे आमतौर पे बजट पेश किया जा रहा है उस तरह का बजट है। इस बजट में नया क्या है जिस पर चर्चा की जाए? देखिए अजय जी, ये बजट जैसे कि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। चुनाव के पहले का ये आखिरी बजट है, संपूर्ण बजट, क्योंकि अगले साल पूरा बजट नहीं आएगा, केवल एस्टिमेशन बजट आएगा। तो बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, जनता को, बिजनेसमैन को, हर इंसान को बहुत उम्मीदें थी। और ये भी कहा गया था अमृतकाल का पहला बजट है, मगर उम्मीदों के अनुसार ये बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। ये बहुत ही सामान्य बजट है। इसमें कोई भी नई योजना, नई स्कीम या कोई ऐसी चीज़ की घोषणा नहीं की गई जिससे आम इंसान या आम बिजनेसमैन या एक जनरल इकोनॉमी में कोई फ़ायदा मिले। तो ये अमृतकाल का पहला बजट है, मगर इसमें अमृत जैसा कुछ भी नहीं है। इसका सार मैं यही कहूँ। बस जो कि बजट पेश करना था इसलिए बजट पेश हो गया है। और इसमें जो बेसिक जो जनरल योजनाएं चल रही हैं, जैसे मनरेगा है, किसान सम्मान निधि है और आयुष्मान योजना है, सारी योजनाओं पे फंड जैसे हर साल दिए थे, इस साल भी फंड दिए गए हैं, बल्कि मनरेगा का फंड और कम कर दिया गया है। हालांकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ निगेटिव हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, एक जो मेजर इसमें बूस्ट दिया गया है वो इंफ्रा को दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस को बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। जो पिछले साल 7.5 लाख करोड़ था उसको 10 लाख करोड़ किया गया है, इस उम्मीद में कि शायद जब इंफ्रा पे काम होगा, जब कुछ आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत देश में विकास के कार्य होंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और देश के विकास की प्रगति पे भी जाएगा। ये एकमात्र पॉजिटिव चीज़ है जो हमें बजट में लगी कि एक एक्सपेंस बढ़ाया गया है। सिर्फ बाकी हर जगह पे, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर मनरेगा में या और भी कई योजनाएं हैं, उसमें बजट कम किया गया है। केवल एक जगह योजना पर जहाँ पर बढ़ाया गया है वो है PM आवास योजना। उसका बजट काफ़ी ज़्यादा 66% से बढ़ा दिया गया है। तकरीबन 80,000 करोड़ इस साल सैंक्शन किए गए हैं, क्योंकि सरकार की योजना है कि 2024 तक जो भी कार्य पेंडिंग है आवास की, जो 2022 तक लक्ष्य था सरकार का, 24 तक उसको पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। तो अगले 1 साल में हम बहुत अधिक एक्सपेंस देखेंगे, बहुत अधिक सरकार का निवेश देखेंगे ग्रामीण जो हमारे आवास बनाने में। और जितनी भी पुराने पेंडिंग है वो नए घर बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाएंगे, ताकि उसको एक मेन पॉइंट के रूप में दिखाया जाए और उससे देश के जो भी लोग गरीब तबका है, गांव का तबका है, उनको घर अपना मिलेगा। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें तो सामान्य है, कोई और भी ऐसा कुछ नहीं लगता जो हमें स्पेशल चर्चा करने की आवश्यकता है। वो सामान्य बातें वो हम अपनी बातें करेंगे आगे, तो उसमें हम क्लियर कर सकते हैं कि क्या है। जी, 2-3 चीज़ें जहाँ तक हमने देखा है इस बजट में, जो चर्चा की अखबारों में भी है, ये कहा गया कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको पहले की अपेक्षा कम टैक्स देना पड़ेगा और 5 लाख तक शायद छूट हो गई है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक नौकरी पेशा ही व्यक्ति आज से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार जो है बरगला रही है और कुछ अलग बता रही कि हम क्या करने जा रहे हैं।
क्या ये मामला है कि आखिर जो पहले छूट थी और इस बजट में क्या ऐसा है कि लोग समझ सकें, जरा इसे समझाएं, क्योंकि अखबारों में भी ये बात समझ में नहीं आई, कई चैनलों पर चर्चा चले तो भी समझ में नहीं आई। जी बिल्कुल अजय जी, इस पे योगी आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे भी कल से कई लोग का फ़ोन आ चुका कि क्या मेरी इनकम 7 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया, मुझे 7 लाख तक टैक्स नहीं देना है, सरकार ने छूट दे दी है। सो देखिए, सबसे पहली बता दूं कि इसकी थीम बता दूं कि सरकार जो ये सरकार वर्तमान सरकार है, इसको पैकेजिंग करना बहुत अच्छा आता है। ये विंडो ड्रेसिंग को बोला जाता है ना कॉमर्स के लैंग्वेज में, उसको दिखाना, उसको चीज़ों को अच्छे से दिखाती है, अंदर कुछ भी हो लेकिन ऊपर पैकेजिंग ऐसे करते हैं कि जनता को लगता है या सबको कि कुछ बहुत ही स्पेशल है, कुछ बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, हम इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन भी, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर आपको याद होगा कि 2 साल पहले 2020 में, जिस साल कोरोना आया था, कोरोना के पहले जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2020 को, सरकार ने एक नई योजना का वो किया था, घोषणा की थी टैक्स के लिए। उसको बुलाया गया था न्यू टैक्स स्कीम, और एक थी जो हमारी जो जनरल स्कीम चल रही थी वो तो थी, एक नई स्कीम लाई गई 2020 में, जिसको न्यू टैक्स स्कीम बोली गई, न्यू टैक्स रिजीम बोला गया। तो उसमें सरकार ने कहा था कि कुछ लोग, क्योंकि अब लोगों की, कई लोग की आय इतनी नहीं होती है कि वो इन्वेस्ट भी कर पाएँ, खर्च भी कर पाएँ, क्योंकि महंगाई के समय में लोगों की आय केवल अपने खर्च भर की होती है, तो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट कहाँ से करें, या तो टैक्स कटवाएंगे तो उनके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। सरकार ने ये योजना लाई कि जिनके पास, जिनकी कमाई, जिनके खर्चे ज़्यादा हैं, वो टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उनको ये बोला गया कि 5 लाख तक, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पूरी छूट आपको दे दी जाएगी। वो ये योजना लाई गई थी। परंतु इस योजना में उतना सरकार को कोई लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखा। पिछले 2 सालों में बहुत कम लोगों ने उसकी तरफ गए, और मुझे पता है कल हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बजट के बाद, जो होता है शाम में नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली पे। तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि मैम ये बताइए कि जो नई स्कीम आपने दोबारा इन्हेंस की इस बार, लास्ट ईयर उस पर कितने लोगों ने उस ऑप्शन को चूज़ किया था। तो उनके मंत्रालय में जो भी थे, मिस्टर टंडन, उनको मंत्री जी ने कहा कि आप बताइए, उनका विभाग था ये। तो उन्होंने भी बात टाल दी, कहा पास डेटा नहीं है। डेटा वो इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि बहुत ही कम, 100 में से 5 लोगों ने भी नई स्कीम ऑप्ट नहीं की थी। तो इस स्कीम को और अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसलिए इन्होंने इस स्कीम में और इन्हेंसमेंट की है, और इन्हेंसमेंट करने के बाद अब देखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। मगर इसका मूल इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि नई स्कीम और ओल्ड स्कीम 2 स्कीमें थी। जो लोग रेगुलर टैक्स फाइल करते हैं उनको पता होगा कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनका सीए और वकील जो भी रिटर्न फाइल करवाता है तो कहता भी है कि आप इन्वेस्टमेंट क्या की हैं, कि आपने कोई LIC ली है, आपका प्रोविडेंट फंड है, आपने कोई पोस्ट ऑफिस स्कीम में कोई पैसा जमा किया है, आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, आपने कोई घर ले रखा है, उस पर कोई लोन या इंटरेस्ट जा रहा है, वो चीज़ें लेकर के उसकी छूट दी जाती है। इसको एक अलग से सेक्शन है 80C इनकम टैक्स में, जिसके तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने घर लिया है तो घर के लोन पे 2 लाख तक का इंटरेस्ट माफ़ होता है। सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया और 80 लाख का घर बनवाया, तो 50 लाख के लोन पे जो आपको हर साल आप इंटरेस्ट भी दोगे, आप EMI दोगे हर साल, उसमें कुछ भाग इंटरेस्ट का और कुछ भाग कैपिटल का होगा। जो इंटरेस्ट का हिस्सा होता है उसके लिए आपको 2 लाख की छूट मिलती है, और जो आपका कैपिटल का हिस्सा होता है 1.5 लाख तक आप अपने 80C में ले सकते हो। 80C में कई चीज़ें इंक्लूडेड है, LIC भी है, PF भी है, ELSS भी है, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल भी है होम लोन का, और बच्चों की फ़ीस भी है, सब चीज़ आती है, लेकिन टोटल लिमिट 1.5 लाख तक ही है, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते। तो ये पुरानी स्कीम थी, ये अभी भी एज इट इज़ चल रही, इसमें कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई छूट एक्स्ट्रा नहीं दी गई है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। मगर नई स्कीम जो आई तो उसको 5 लाख से 7 लाख तक कर दिया गया। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी आय 7 लाख से कम है, 7 लाख तक है, तो आप न्यू स्कीम में जाना आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपकी स्कीम 7 लाख से ज़्यादा है तो देखना पड़ेगा आपके कौन कौन से खर्चे हैं, वो उस केस को देख के डिसाइड करना पड़ेगा आपकी स्कीम कौन सी, आपके लिए क्या अच्छा है। मतलब वो हम सीधे नहीं कहते कि आप मिस्टर अजय हैं, आपकी इनकम 8 लाख है, तो मुझे देखना पड़ेगा आपके खर्चे क्या, आपके इन्वेस्टमेंट क्या, फिर मैं बता पाऊंगा न्यू स्कीम में जाएँ या ओल्ड स्कीम में जाएँ। लेकिन अगर आपकी आय 7 लाख तक ही सीमित है, टोटल आय 7 लाख तक है, तो आपके लिए 7 लाख अगर आप इनकम है तो आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए। न्यू स्कीम में सबसे बड़ा जो चीज़ नहीं बताई गई वो ये है कि सपोज़ अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आपकी आय 5 लाख से कम है, तो अगर सरकार, आप कहते हैं मेरी 7 लाख से कम है, मुझे रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने अब नई योजना को डिफ़ॉल्ट योजना घोषित कर दिया। यानी कि 2 ऑप्शन है यहाँ पर, ओल्ड और न्यू। पहले क्या था, ओल्ड डिफ़ॉल्ट था, अब न्यू डिफ़ॉल्ट हो गया। मतलब अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, सरकार ये मानेगी कि आपकी आय 3 लाख से कम है।
क्योंकि अगर आप आय फाइल नहीं कर रहे हैं, आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, तो आप क्योंकि न्यू डिफ़ॉल्ट स्कीम न्यू स्कीम मानी जाएगी, तो आपको नोटिस अगर फ्यूचर में कभी आती तो आप वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। जबकि ओल्ड स्कीम में ऐसा नहीं था, अपना इन्वेस्टमेंट या ATC के डिडक्शन दिखा के बच सकते थे। तो न्यू स्कीम में आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। दूसरा नुकसान ये होगा, अगर सपोज आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपये भी होती है, अगर आप 7 लाख तक फ्री हैं, लेकिन अगर 7 लाख 1 रुपये भी इनकम आपकी होती है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। जैसा कि नई स्कीम में घोषणा की गई है कि 3 लाख तक फ्री है, 3 से लेकर 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10% और 9 से 12 के बाद 15%, ऐसे ये अलग अलग और भी आगे 20-30 तक गया है ये। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपये है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। आप वैसे अपनी गणना कीजिए, 3 से 6 लाख के बीच जो आपका 5% होगा 15,000 के आसपास, और 6 से 7 लाख का होगा आपका होगा 10,000 होगा, 10% है, तो ये 25,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी 7 लाख 1 रुपये इनकम है तो, क्योंकि आपको इसमें कोई इस नई योजना पर कोई छूट नहीं मिलेगी, ना आपको LIC की छूट मिलेगी, ना आपको PF की छूट मिलेगी, ना आपको किसी तरह का होम लोन पे इंटरेस्ट माफ़ होगा, ना आप यहाँ आपके ATD का जो प्रीमियम दे रहे हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कोई भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। तो इसलिए आपका, अगर आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है तो आपको अब रिटर्न फाइल करते वक्त सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी योजना सही होगी। या तो आप खुद गणना कीजिए, या तो अपने कंसल्टेंट जो CA हैं या वकील हैं, जिनसे भी आप बात कर रेगुलर काम कराते हैं, उनसे आप मिलिए और बात कीजिए, वो बताएंगे आपको कैसे करना है। लेकिन खैर अभी तो वो अगले साल की योजना है, अभी तो हमें पुरानी योजना से ही चलना है। तो अगले 2-4 महीनों में जब भी स्कीम आएगी, जब भी आप नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा कि अगर मुझे नई योजना में आना है तो मैं कोई LIC सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए किसी तरह का इंश्योरेंस या कुछ और ना लूँ, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें। जी, इस बजट में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर जो भी निर्धारित किया गया है बजट, उसको आप किस ढंग से देखते हैं कि जहाँ तक कोविड के बाद जिस तरह के हेल्थ में बजट की आवश्यकता थी या जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे, पहले 1-2 बजट में ऐसा देखा गया था, लेकिन जहाँ तक लगता है इस बजट में कुछ नया हुआ है या नहीं हुआ है। एजुकेशन में जहाँ पर बजट घटा दिया गया, रिसर्च में बजट बढ़ाने की बात कही जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा फोकस है। जी, तो कुल मिला जुला करके ये जो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है इस बजट में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हेल्थ और एजुकेशन दोनों की हमारे बेस फाउंडेशन है किसी भी इकोनॉमी के होते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य प्रथम आता है, क्योंकि आम जनता शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तभी वो देश के विकास के लिए कार्य कर पाएगी। इस बार दुखद है कि सरकार ने दोनों का बजट कम किया है, बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, हालांकि उसको चूँकि आबादी बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, तो बजट बढ़ना चाहिए, तो उसे कुछ कम कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। उसके पीछे कारण अगर हम देखें तो सरकार की जो आमदनी है वो पिछले 2 सालों में काफ़ी कम हुई है। सरकार ने बहुत सारी रियायतें भी दी हैं बिजनेसमैन को, ताकि जो कोविड कॉल जो 2 साल चला है उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है छोटे और मिडिल क्लास बिजनेसमैन पे और जितने भी व्यापारी हैं, आम आदमी पर भी। तो उसमें सरकार का काफ़ी खर्च हुआ है और सरकार के पास हाथ थोड़ा टाइट है। हालांकि सरकार को देखा है तो बहुत सारी, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ही बहुत सारी गाइडलाइंस गई थी, बहुत सारी सलाह गई थी कि आप सब टैक्स का कुछ ऐसा कीजिए कि आम जनता पे टैक्स का भार न पड़े, और जो अल्ट्रा रिच है, जो HNIs को बोला जाता है, वो जो अमीर हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे वो जनरल आदमी हो जिसकी करोड़ों की टर्नओवर है या करोड़ों का उसका HNI नेटवर्थ है, उन पे किसी तरह का टैक्स लगाया जाए ताकि उन पे भार न लगे और आम जनता को भी उसका लाभ मिले, जिसको वेल्थ टैक्स बोला जाता है। आपको पता होगा आज से 4 साल पहले वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, तब हमारे यहाँ अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको एबॉलिश कर दिया था। पर वो एबॉलिश करने के बाद 2 सालों से जा रही हैं सजेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, कि आप इस योजना को दोबारा एक नए तरीके से स्कीम को वेल्थ टैक्स एक्ट को लाइए, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा इनके पास संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा वो हर साल टैक्स के रूप में दें। वो 0.5%, 0.25% या 0.2% भी हो सकता है, वो अलग अलग उसके लिए स्कीम गई है, मगर सरकार ने उस पर नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कोई उसके लिए घोषणा की। दूसरा ये है कि सरकार ने, आपको पता होगा, पिछले साल तकरीबन 7,000 करोड़पति देश छोड़ के चले गए। हर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो उस ये बोला कि अगर आप अमेरिका ऐसे देश को देखें, वहाँ पे जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति नागरिकता छोड़ता है अपने देश की, यानी अमेरिका की नागरिकता छोड़ता है, तो उसकी जितनी भी असेट होती है, जितनी भी उसकी नेटवर्थ होती है, उसकी मार्केट वैल्यू पे उसको टैक्स देना पड़ता है। मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं है। जो जब चाहे आए, यहाँ पैसा बनाए, अमीर बने, अरबपति खरबपति बने, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से, जब भी चाहे वो छोड़ के सिंगापुर सेटल हो जाए, लंदन सेटल हो जाए, दुबई सेटल हो जाए, आराम से हो सकता है। कोई तरह कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।
इसके लिए भी सरकार को दिया गया था कि आप इन लोग पर टैक्स लगाइए। सरकार ने ये कहा हमारे पास टैक्स कम है, टैक्स हमारे पास कम, जो हमारे बेसिक खर्चों के लिए टैक्स आ रहे हैं, तो हम उसको हमारे लिए इंफ्रा प्रायोरिटीज, हम इंफ्रा पे खर्च करेंगे और एजुकेशन और रिसर्च पे तो हमारे जो रेगुलर एक्सपेंस है वो उतना वेट हम पास कर देते हैं। हाँ, ये अलग किया उन्होंने कि जो हमारा जो आईटी बूम आ रहा है, जो आईटी के लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से AIML बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसके लिए सरकार ने घोषणा की इस बजट में कि 1000 करोड़ के आसपास सैंक्शन किया है कि हम पूरे इंडिया में 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, जो कि गवर्नेंस और देश के विकास और देश में जो हर तरह के कंप्लायंस में काम देगा और वो हमारे देश के लिए उचित होगा। तो ये खर्च किया गया। बस सही है कि एजुकेशन और उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू इनकम। इस बजट के माध्यम से आप क्या तस्वीर देखते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया, 2024 का चुनाव आने वाला है, 1 साल है, और 2024 के चुनाव के पहले ये पहला पूर्ण बजट है जी। इस बजट में ऐसा क्या है कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है या भविष्य के भारत की तस्वीर बनाने को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है? देखिए, जैसे कहा गया कि ये बजट, ये चुनाव, आम चुनाव के पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। और यूजुअली क्या होता है, सामान्य रूप से हम देखते हैं कोई भी सरकार रहती है किसी भी देश में, हमारे यहाँ भी चुनाव के पहले जो बजट आता है उसमें बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, जैसे कृषि ऋण माफ़ी की योजना या कोई लोक लुभावन योजना, ऐसी की लाते हैं कि फ्री फंड दिया जाए, गवर्नमेंट को फ्री सब्सिडी दी जाए या कुछ ऐसा, बहुत सारे। इसमें ऐसा कुछ नहीं आया। मगर मुझे नहीं लगता कि ये बजट, संपूर्ण बजट के बाद और कोई घोषणा नहीं होगी। अभी चुनाव हमको पता 1.25 साल बचा है, तो सरकार अपनी नीति के अनुसार देखेगी। अगर कोई, जैसे कि आप देखो बहुत सारी योजनाएं चुनाव के जस्ट पहले, आपको पता है किसान सम्मान निधि और सारी योजनाएं वो आई हैं जो बजट के पहले या बाद भी आई हैं। इस सरकार ने 2014-15 में कई योजनाएं लाई जो कि उस समय नहीं जरूरी थी, मगर चुनाव के कारण या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए उन्होंने उसको नई योजनाएँ लाई। तो ये इस बजट में ऐसा कुछ नया तो नहीं है, मगर हाँ, ये हम इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अगले 2-4 महीनों में सरकार का जो चुनाव के अनुसार जैसा भी उसको असेसमेंट लगेगा, तो हो सकता है वो कुछ नई योजनाएं जो जनता के बेनिफिट के लिए होगी वो ला सकती है। सो यही मेरा कहना है। अंतिम प्रश्न है, 2 या 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताइए इस बजट की जो यूनिक है, जो अलग है, जो बेहतर है, जो अब तक के पिछले बजट में नहीं था। देखिए अजय जी, ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल होगा, मगर कुछ जो योजनाएं नई आई हैं, जो नए फंड रिलीज़ किए हैं, उसके लिए उसका बता सकता हूँ। सबसे पहला तो जो इन्होंने इंफ्रा का फंड बढ़ाया हुआ है, वो 2.5 लाख करोड़ जो एक्स्ट्रा आएंगे हमारे पास, उसको सही तरीके, समन्वित तरीके से अगर खर्च किया जाए तो वो काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है इस साल के लिए, देश के विकास के लिए और इकोनॉमी के लिए, जो कि शायद रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए आम इंसानों, क्योंकि कोई भी काम बिना इंसानों के नहीं होता। तो उम्मीद है उस 2.5 लाख करोड़ का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है उससे ज़रूर कुछ ना कुछ मैंडेज नए नए सृजित होंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, सरकार ने, अगर आपको पता होगा, बायोगैस और बायोडीज़ल के, बायोफ्यूल के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का एक नया बजट बनाया है, जिसमें वो नॉन ट्रेडिशनल जो एनर्जी सोर्स है कि पेट्रोल और डीजल, जीवाश्म से जो हमारे होते हैं, उनके अलग उन्होंने एक फ़ंड रिलीज़ किया है कि ताकि हम देश में दोबारा से क्रांति करें, जो ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा सके। जैसा कि 87-88 में हमने देखा था, बायोगैस का एक योजना सरकार ले आई थी राजीव गांधी सरकार में। सो उम्मीद है, देखिए ये शायद एक नए फ्रेम में, नए तरीके से, अभी उसके फाइन प्रिंट आने बाकी हैं, मगर ये योजना भी अच्छी है। दूसरा, सरकार ने कुछ टीचर्स के लिए एक रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जिले में बनाने की घोषणा की है, ताकि और अपस्किलिंग की जाए टीचरों की और वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से शिक्षित बच्चों को शिक्षा दे सकें। और एक और योजना जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जो हमारे मंत्री होते हैं या देश सरकार में जो लोग नुमाइंदगी करते हैं, उनके लिए भी स्किलिंग सेंटर खोला गया है, ताकि जो विधानसभा, लोकसभा में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी सरकार उस पर अपस्किलिंग पे काम करेगी, ताकि वो जो जनता के नुमाइंदे हैं उनको ये पता रहे कि जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं देश के विकास के लिए, उसके लिए काम करें। उसके लिए भी कई सेंटर बनाए जा रहे हैं। वो भी एक नई योजना है, उम्मीद करते हैं वो भी अच्छा होगा। और आईटी क्षेत्र में जैसा मैंने बताया कि AIML के इन्होंने 2-4 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की घोषणा की है। सो अगर वो अच्छा रहा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों पे अगर हमारा देश काफ़ी आगे बढ़े, जैसा कि बिटकॉइन हम देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी देखते हैं, इसमें बहुत सी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लॉकचेन और चीज़ें, वो अभी हमारे देश में बहुत
ही निचले लेवल पर है, अभी आम आदमी को पता ही नहीं है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल की राजधानियों में सेंटर बनेंगे, सो हर स्टेट के जो बच्चे, जो युवा हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको एक अवसर मिलेगा कि वो इन सब चीज़ों में रिसर्च कर पाएँ और सरकारी सहयोग प्राप्त होगा। तो उम्मीद है क्योंकि उनको पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे, तो सरकार या सब्सिडी पे लाएगी या फ्री कराएगी, तो अभी जैसा भी घोषणा की जाएगी चलेगा पता। मगर ये दो चीज़ें जो डिफरेंट हैं, पर इसका असर कितना होगा उसको देखने के लिए हमें बजट के फाइन प्रिंट देखने पड़ेंगे और अगले 6 महीने वेट करना पड़ेगा कि सरकार किस तरह की घोषणा करती है। अभी तो केवल आउटलाइंस आए हैं, क्या कैसे होगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। सो उम्मीद करते हैं यही होगा। बाकी और कोई मुझे बजट में से, मैंने कहा शुरू में कि इसमें बहुत साधारण बजट है। बजट में ना ही कुछ अच्छा किया गया, ना ही बुरा किया, जैसा था वैसा ही, वैसा एक ये माने कि गाड़ी चल रही है पटरी पे, वो चलती जा रही है, बस कुछ ना उसको एक्सलेरेट किया गया ना उसको स्लो किया गया। बस एक चूँकि बजट पेश करना था तो बजट हो गया पाइस, और लोगों को एक जनरल वर्क जो होता है, वर्क ऑफ ऑर्डर वो देना होता है, उन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत खास नहीं है। मगर जो 3 योजनाएं अगर वो कुछ डिफरेंट काम करती हैं, डिफरेंशिएटर होंगी, अगर ये योजनाएं कुछ अगर अलग तरीके से आती हैं तो देखना पड़ेगा वो उसको। जी अजय जी। तो कुल मिलाकर ये एक बजट सामान्य बजट में आएगा? जी बिल्कुल सामान्य, उम्मीदें बहुत थी। और चूँकि आप देख ही रहे हैं महंगाई का स्तर 10%, हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% तक पहुँच चुका था, अभी तो कम हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दोबारा कम होगा। आम आदमी की जो चीज़ें हैं, जो घर के राशन से लेके स्कूल की पढ़ाई से लेके हर चीज़ जो बेसिक हर इंसान यूज़ करता है, वो बहुत ही, उनकी महंगाई बहुत चरम स्तर पर है। सो उसके लिए सरकार बजट के इतर तो काम कर रही, पर बजट में ऐसी घोषणा नहीं हुई। जैसे कि आपको पता है गेहूं के लिए काफ़ी रेट बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए सरकार ने बफर स्टॉक खोला है अपना। मगर बजट रिलेटेड कोई घोषणा ऐसी नहीं की गई जिससे महंगाई के ऊपर कोई असर पड़े। अलग से बजट के इतर कोई काम किए जा रहे हैं, वो तो रेगुलर अपना गवर्नमेंट जो कंप्लायंस और RBI से भी और जो गवर्नमेंट करती है वो तो कर रहे हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चर्चा में भाग लेने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। अगली बार किसी और मुद्दे पर हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।